नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में जो हमने इससे पहले हमारा चैप्टर पढ़ा था, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। पूरी कविता हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ ली थी, भावार्थ भी समझ लिया था और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 10 पाठ 10, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। ये जो हमारा चैप्टर है, इसका नाम है नेताजी का चश्मा और ये पाठ लिखा गया है स्वयं प्रकाश जी द्वारा। तो जैसे कि चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं, नेताजी का चश्मा। तो नेताजी किसको कहा जाता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेताजी किसे कहा जाता है। देखिए, एक तो ये वाले नेताजी हो गए जो रोज हम देखते हैं टीवी में, अलग अलग पार्टीज के नेता। लेकिन हमारे देश के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्हें हम नेताजी कहकर भी बुलाते हैं। तो नेताजी कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये उनके चश्मे के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर इस एक छोटे से चश्मे के माध्यम से यहाँ पर देश के नागरिकों का योगदान, कि कैसे पूरे देश के नागरिक एक देश को बनाने में, एक देश को, देश की सभ्यता संस्कृति को दिखाने में किस तरह से अपनी अपनी तरफ से कैसे योगदान दे सकते हैं, कैसे योगदान देते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर चैप्टर में हमें बताई गई हैं। पाठ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए पाठ को पढ़ने के लिए। आप देखेंगे आपका जो ये चैप्टर है आपकी परीक्षाओं में भी कई बार रिपीट हुआ है। तो पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ने की, ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। पाठ को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे स्वयं प्रकाश जी हैं, उनके जीवन परिचय को हम पढ़ेंगे। स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ पर उन्होंने क्या कुछ अपने जीवन में किया। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। साहित्य 13 कहानी संग्रह इन्होंने यहाँ पर प्रकाशित की। कार्य इनके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेखन और संपादन, ये इनके कार्य थे। उपलब्धियां आगे भी मैंने इनको बहुत अच्छे से भी मैंने आप लोग को बताई हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। साहित्यिक विशेषताएं हैं, मध्य वर्ग के जीवन का चित्रण इन्होंने किया है। जाति, संप्रदाय, लिंग आदि के भेद तथा यहाँ पर जाति, संप्रदाय, मध्य वर्ग के जीवन के का चित्रण किया है। जाति, संप्रदाय और लिंग आदि के वर्ग आदि तथा भेद तथा शोषण के विरुद्ध ये लेखन में हमेशा तत्पर रहे। इन्होंने इन सभी पर लिखा। भाषा इनकी विषयानुरूप रही हमेशा। जिस तरह का विषय था उस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। और दूसरा, कथन हमेशा स्पष्ट रहता था, यानी कि जो भी कहना चाहते थे उसमें कोई भी इस तरह का कोई भी ऐसी तुकबंदी नहीं थी, बिल्कुल कथन स्पष्ट था। वर्णन में सूक्ष्मता यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इस तरह से ये नहीं कहते थे किसी भी चीज को। कुछ प्रकाशित इनकी कृतियां यानी कि इनकी रचनाएं क्या क्या है, कौन कौन सी रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस तरह से इनकी कुछ रचनाएं हैं, अलग अलग तरह से हमने यहाँ पर दी है। सबसे पहले कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में इन्होंने एक जो पहला है वो है मात्रा और भार। और दूसरा है 1975
तीसरा मैं इन्होंने इसको लिखा था। दूसरा है सूरज कब निकलेगा 1981, आसमां कैसे कैसे 1982, अगली किताब 1988, आएंगे अच्छे दिन 1991, आदमी जात का आदमी 1994, आधार चयन 1994, चर्चित कहानियां 1995, अगले जन्म 2002, पार्टीशन 2002, इस 10 प्रतिनिधि कहानियां 2003, 51 कहानियां 2003, संधान 2006, आधी सदी का सफरनामा, आधी सदी का सफरनामा 2006, छोटू उस्ताद 2015। उपन्यास भी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, तो उपन्यास के लिए जलते जहाज पर, बीच में विनय, उत्तर जीवन कथा, ईंधन, ज्योति रथ के सारथी। निबंध भी इन्होंने लिखे हैं बहुत सारे, जैसे स्वांतः दुखाय। दूसरा पहलू, रंगशाला में एक दोपहर, एक कहानीकार की नोटबुक, क्या आप सांप्रदायिक हैं। तो ये इनके निबंध थे। नाटक भी इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे फिनिक्स, रेखा चित्र भी है, हम सफरनामा। उसके बाद कुछ इनके जो पुरस्कार हैं उस पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पुरस्कार इनको इनके जीवन में मिले। तो पहला पुरस्कार है राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। पहला पुरस्कार इनको दिया गया राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार का, विशिष्ट साहित्यकार सम्मान का, वनमाली स्मृति पुरस्कार का, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार का पुरस्कार दिया गया, पहल सम्मान दिया गया, कथा क्रम सम्मान दिया गया, भवभूति अलंकरण के लिए अलंकरण दिया गया, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्यारे भाई राम सहाय पर। ये सारे पुरस्कार इनको इनके जीवन में दिए गए, इनकी कृतियों के लिए, जो कुछ भी इन्होंने काम किया उसके लिए इनको ये सारे पुरस्कार दिए गए। अब देखिए यहाँ पर जो ये कथा है नेताजी का चश्मा, जो एक कथा है, इसमें कुछ मुख्य घटनाएं हैं, कुछ मुख्य घटनाएं हैं। देखिए केवल पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, केवल पाठ का सार आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आप इस चैप्टर को जब अपनी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ेंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है उसमें जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। आप यहाँ पर पाठ को समझ लीजिए, पाठ को एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ, आप पाठ को समझिए, उसके बाद आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा सारी चीजें। तो मुख्य घटनाएं यानी कि जिन पर ये पूरा चैप्टर आधारित है, सबसे पहले है कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। एक कस्बा है, जो एक शहर से कोई अधिकारी हैं जो आए हुए हैं एक कस्बे में अपने किसी काम से, ठीक है। तो वो कस्बे में जब वो गुजरते हैं तो वहां का जो चौराहा होता है, वहां पर जो एक चौराहा होता है, उस चौराहे, उस चौक पर एक सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी होती है। आपने देखा होगा अक्सर कि जितने भी हमारे चौराहे होते हैं, जितने भी चौराहे शहर के होते हैं या कस्बों के होते हैं, वहां पर कहीं न कहीं पर किसी न किसी महापुरुष की तस्वीर जरूर लगी होती है, प्रतिमा जरूर लगी हुई होती है। तो इस कस्बे में जो चौराहा है वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी हुई है। दूसरा है मूर्ति पर चश्मे का रहस्य। मूर्ति पर चश्मे का रहस्य दूसरा मेन पॉइंट इस कथा का है। तो ये चश्मे का रहस्य क्या है कि जब वो अधिकारी जी हर रोज अक्सर जब उस रास्ते से गुजरते हैं, उस रास्ते से वो जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो सुभाष चंद्र जी बोस जी के का जो फेस है, उनका जो चेहरा है, उस पर ओरिजिनल चश्मा लगा हुआ होता है, बिल्कुल इस तरह का, जो रियल चश्मा जो हम जीवित इंसान जो हम लगाते हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल चश्मा लगा होता है। लेकिन उससे भी बड़े रहस्य की बात एक ये होती है कि जब भी वो हर दिन जब वो अलग अलग दिन वहां पर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो चश्मा कभी इस तरह का, कभी इस तरह का, तो कभी इस तरह का होता है।
यानी कि अलग अलग चश्मा रोज होता है उनकी आंखों पर। दूसरा सबसे मेन पॉइंट, जिस रहस्य से पर्दा उठता है वो रहस्य है चश्मे वाले से भेंट। फिर उनकी होती है एक चश्मे वाले से भेंट, जो उन्हीं की मूर्ति के नीचे चश्मे का एक बड़ा सा स्टैंड रख के, एक गत्ता जैसा होता है, आपने देखा होगा जब कोई चश्मा बेचने वाला आता है तो इस तरह का बोर्ड सा होता है, वो वहां पर इस तरह से उसमें चश्मे अटकाए हुए रहता है, अलग अलग तरह के चश्मे अटकाए हुए वो रहता है और उसको ऐसे बेच रहा होता है। तो वो अपना जो वो बोर्ड होता है उसको वहां पर लाकर रख देता है और वहीं पर खड़े होकर वो चश्मे बेचता है। तीसरा सबसे मेन टर्निंग पॉइंट आता है इस कहानी में, चश्मे वाले की मृत्यु। आज तक चश्मे वाला ये काम कर रहा था, लेकिन चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई है। तो ये सबसे मेन टर्निंग पॉइंट है इस कहानी का। उसके बाद अंतिम जो पॉइंट है वो आता है सरकंडे का चश्मा। वो है सरकंडे का चश्मा। तो सरकंडा एक घास होती है, एक लकड़ी होती है जिसको मोड़कर कुछ भी अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। तो अंत में वहां पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ होता है। तो क्या कुछ है इस पूरी कहानी में उसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पाठ हमें क्या संदेश देता है? देखिए पाठ का संदेश सुन लीजिए। सबसे पहले देखिए चैप्टर का संदेश है देश। भूभाग से देश नहीं बनता, किसी भी भूभाग से देश नहीं बनता। भूभाग यानी कि कोई भी भूमि का टुकड़ा किसी भी आकार का अगर हो जाता है, कैसा भी डिजाइन का अगर भूमि का टुकड़ा हो जाता है तो वो देश नहीं कहलाता, वो देश नहीं हो जाता। कैसा भी अगर भूमि का भाग हो गया तो देश किससे बनता है? देश बनता है उसके नागरिकों से, वहां की नदियों से, वहां के पहाड़ों से, वहां की वनस्पतियों से, वहां के पेड़ पौधों से। देश किससे बनता है? देश बनता है उस जगह के नागरिकों से, उस जगह के नदियों से, उस जगह की पहाड़ों से, उस जगह की वनस्पतियों से, उस जगह के पेड़ पौधों से। तो कैप्टन चश्मे वाला एक आम व्यक्ति है और जिसने देश के निर्माण में अपने ढंग से योगदान दिया है। जो ये कैप्टन चश्मे वाला है ये एक आम नागरिक है किसी भी देश का, हमारे देश भारत का, और इसने भारत के निर्माण में अपने ढंग से योगदान दिया है। तो वही योगदान कि कैसे अलग अलग तरह से, अलग अलग, केवल एक भूमि का भाग हो जाने से देश नहीं कहा जाता। देश बनता है उसकी अलग अलग सभ्यता संस्कृतियों से। हमारा देश तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत सारी जातियां, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, अलग अलग तरह के बहुत अलग अलग तरह से हम हमारा देश जो है बहुत डिफरेंट कल्चर्स यहाँ पर है, बहुत अलग अलग तरह की सभ्यता संस्कृतियों से मिलकर हमारा ये देश बना हुआ है। तो देखिए यही हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक देश के निर्माण में हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इस तरह की मूर्ति, यहाँ पर इस तरह की एक मूर्ति जो है उनकी बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस जी की। तो देख सकते हैं उनकी आंखों पर चश्मा यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये तो आपको पिक्चर दिखाई गई है, लेकिन जो मूर्ति थी उस मूर्ति पर बिल्कुल रियल का चश्मा, असली वाला चश्मा लगाया गया था। तो पढ़ते हैं इस चैप्टर के सार को। हवालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक हवलदार साहब थे, उनको अपनी कंपनी के काम से हर 15वें दिन, यानी कि 15 दिन छोड़ के उनको एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक छोटे से कस्बे से वो गुजरते थे, एक हवलदार साहब थे। तो जब वो छोटे से कस्बे से गुजरते थे तो उस कस्बे में क्या क्या था वो नोटिस करते हुए जाते थे, वो देखते हुए जाते थे। देखिए आप किसी नई जगह पर जब जाते हैं तो क्या करते हैं, आप देखते हैं सबसे पहले जब आप गाड़ी में भी बैठे होते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, आप नोटिस करते हैं। अच्छा
तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर एक बड़ा सा कॉलेज है, या एक बड़ी सी इमारत है, एक सुपरमार्केट है, या एक बड़ा सा स्टोर है। तो आप हर चीज क्या करते हैं, नोटिस करते हैं, देखते हैं। तो इसी तरह हवालदार साहब भी रोज जब उस जगह से, उस कस्बे से हर 15 दिन में वो गुजरते थे, तो वो क्या करते थे, वो देखते थे कि उस जगह पर एक लड़कों का स्कूल है, यानी कि एक बॉयज स्कूल है, एक लड़कों का स्कूल है, यानी कि एक बॉयज स्कूल है, एक गर्ल्स स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल भी उस रास्ते में है, एक सीमेंट का कारखाना भी उस रास्ते में है, 2 ओपन सिनेमा भी उस रास्ते में है। यानी कि जिस कस्बे से वो गुजरते हैं, उस कस्बे के बारे में बता रहे हैं कि वहां पर एक लड़कों का स्कूल है, बॉयज इंटर कॉलेज है, एक गर्ल्स इंटर कॉलेज है, एक सीमेंट का कारखाना है, और 2 ओपन सिनेमा घर हैं, खुले हुए सिनेमा घर हैं 2 ओपन। और आगे क्या है, एक नगर पालिका है, एक क्या है, नगर पालिका का ऑफिस है। नगर पालिका थी तो कुछ करती ना कुछ करती रहती थी, यानी कि नगर पालिका थी और कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। नगर पालिका के क्या काम होते हैं, क्लास 10th के आप बच्चे हैं, तो नगर पालिका के क्या काम होते हैं, नगर पालिका के काम होते हैं आपके नगर में, आपके शहर में जितनी भी सड़कें हैं उनका निर्माण करवाना, वहां पर जितने भी नाले हैं, जितने भी सिविल लाइन है, या पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, आपके नगर से जुड़ी, आपके शहर से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको सॉल्व करना नगर पालिका का काम होता है। तो यहाँ पर भी नगर पालिका थी और हमेशा कुछ ना कुछ वो काम करवाती रहती थी। जैसे कभी सड़कें पक्की करवाने का काम कर देती, कभी शौचालय बनवाने का काम कर देती, कभी कवि सम्मेलन करवाने का काम कर देती, और एक बार तो एक उत्साही अधिकारी ने, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना कि काम के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन उनके अंदर होता है, वो हमेशा जब भी वो काम में आते हैं तो वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं था कि वहां की नगर पालिका बेकार थी, वहां की नगर पालिका बिल्कुल सही काम कर रही थी, कुछ ना कुछ काम हमेशा करवाती रहती थी। कभी वहां की सड़कें पक्की करवा दिया करती थी, क्योंकि वो कस्बा है और वहां पर अक्सर जो है टूटी फूटी सड़कें होती हैं और कच्ची सड़कें होती हैं, तो कभी सड़कें बनवाने का काम करती, कभी शौचालय बनवाने का काम करती। देखिए जो कस्बा होता है वहां पर बहुत ज्यादा फैसिलिटी इतनी नहीं होती, तो धीरे धीरे सारे काम वहां पर करवा रही थी वहां की नगर पालिका। और कभी कवि सम्मेलन करवा देती। और एक बार तो एक ऐसे उत्साही अधिकारी वहां पर आए, उन्होंने मुख्य बाजार के चौराहे पर, जो वहां का मेन मार्केट था उस कस्बे का, उसके चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, क्या किया कि वहां पर जो वहां उस नगर का चौराहा था, वहां पर एक संगमरमर की जो प्रतिमा है वो लगवा दी, यानी कि उनकी मूर्ति लगवा दी संगमरमर की। चूंकि बजट ज्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम एक कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंप दिया गया। क्योंकि देखिए जोश में उन्होंने काम तो उठा लिया था कि उन्हें मूर्ति लगवानी है, काम करवाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी जेब से पैसा लगाकर काम करवाते। जितना भी सरकारी जो पैसा आता है, गवर्नमेंट का जो पैसा आता है, उसी से वो सारे काम करवाते हैं। तो इतना ज्यादा बजट उन्हें नहीं मिला था इस काम के लिए, इतना ज्यादा बजट नहीं था उनके पास। तो फिर भी उन्होंने क्या किया कि जो एक हाई स्कूल के जो टीचर थे उसी गांव के, उसी कस्बे में जो इकलौता हाई स्कूल था, वहां के शिक्षक को ये काम सौंप दिया कि आप इस काम को पूरा करेंगे किसी भी तरह, ये काम मुझे पूरा चाहिए, मुझे इस चौराहे पर एक संगमरमर की प्रतिमा चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी की। मूर्ति सुंदर बनी थी। अब शिक्षक ने मूर्ति बनाई है तो मूर्ति
सुंदर बनी थी, मूर्ति अच्छी बनी थी। बस एक चीज की कमी थी, बस एक चीज की कमी थी उस मूर्ति पर। वो कमी थी नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। वो कमी थी नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की जितनी भी तस्वीरें हैं, आप उसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उनकी आंख में चश्मा हमेशा होता है, हमेशा उनकी आंख में चश्मा होता है। तो यहाँ पे मूर्ति तो बना दी गई थी, लेकिन उनकी आंख पर, मूर्ति बहुत सुंदर भी बनी थी, लेकिन उनकी आंख पर चश्मा नहीं था। लेकिन उनकी आंख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। अब क्या किया गया कि एक सचमुच का काला फ्रेम, सचमुच का जो चौड़ा चश्मा होता है, बड़ा चश्मा, उसका काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। जब हवलदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया ठीक है। हवलदार साहब जब वहां से गुजरे, पहली बार जब उन्होंने देखा, जब वो हर चीज को नोटिस करते हुए जा रहे थे, देखते हुए जा रहे थे उस कस्बे से, तो उनकी नजर सुभाष चंद्र बोस जी की उस प्रतिमा पर पड़ी जो बहुत ही ज्यादा सुंदर बनी हुई थी। और उन्होंने नोटिस किया कि उस पर तो बिल्कुल रियल वाला चश्मा चढ़ा हुआ है, वो भी काले फ्रेम का, चौड़ा सा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया यहाँ पर किया है कि मूर्ति पत्थर की है और चश्मा रियल का है। आइडिया अच्छा है, मूर्ति पत्थर की है और चश्मा रियल का है। दूसरी बार हवलदार साहब जब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा मिला। अब देखिए, पहली बार उन्होंने जो जो चीजें नोटिस की, अब वो आए, शहर कस्बे में आए और वापस अपने शहर गए, उनका काम हो चुका था। और जब फिर 15 दिन बाद, जैसे कि 15 दिन बाद उन्हें फिर आना होता था अपने काम से, क्योंकि अब वो जो मूर्ति थी वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच के चौराहे पर थी, तो जाहिर सी बात है उन्हें अपनी गाड़ी से वहीं से गुजरना पड़ता था। तो उनकी नजर फिर से उस मूर्ति पर पड़ी, उस पर फिर से उनकी नजर उस मूर्ति पर पड़ी। तो आज उन्होंने क्या देखा? आज उन्होंने कुछ अलग ही देखा। और वो अलग क्या था? वो अलग था कि मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा हुआ था। पहले कैसा लगा हुआ था? चौकोर लगा हुआ था, काले फ्रेम वाला। आज तार के फ्रेम वाला, केवल लोहे की जो तार होती है उसके फ्रेम वाला, गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था आज मूर्ति पर। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। चलिए, उन्होंने इस बात को थोड़ा सा लाइटली लिया। दूसरी बार कि उन्होंने कहा कि अरे कोई बात नहीं, चेंज हो गया होगा या कर दिया होगा। फिर जब वो गए अपने काम, उन्होंने अपना काम खत्म किया, वो फिर से शहर वापस आए और अगले 15 दिन बाद वो फिर से जब उस कस्बे से गुजरे, फिर से वो अपने ऑफिशियल वर्क से, अपने ऑफिस के काम से, अपनी कंपनी के काम से जब वो उस कस्बे से गुजरे, तो उन्होंने फिर से उस मूर्ति को नोटिस किया, देखा। तो उन्होंने देखा कि उस पर फिर से एक नया चश्मा चढ़ा हुआ था। फिर से चश्मा जो है वो बदला हुआ था, चेंज था। तो आज जो हवलदार साहब थे वो अपने आप को रोक नहीं पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए कि कैसे ये मूर्ति पर हर बार जब मैं आता हूँ तो चश्मा चेंज होता है। जब भी मैं आता हूँ नया चश्मा, अलग तरह का चश्मा इस पर चढ़ा हुआ होता है। तो ये कैसे हो गया, कैसे होता है ये सारी चीजें? वो ये सोचकर आज वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपनी गाड़ी वहां पर साइड में रोक ली और वहीं पर एक पान वाले की दुकान थी। पान वाले की दुकान के पास गए और पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है? क्योंकि वो पान वाला है, उसकी दुकान परमानेंटली वहां पर है, तो उसको पता होगा ये सारी चीजें। तो वो अपने एक्साइटमेंट को, अपने अंदर जो कैसे उनकी बातें चल रही थी उनको, उससे वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो गए सीधे पान वाले के पास गाड़ी से उतरकर और कहने लगे कि ये चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है नेताजी की मूर्ति से?
तो पान वाले ने बताया, पान वाले ने बताया। पान वाला किस तरह का था आप पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका ये चैप्टर है। जब आप पढ़ते हैं इसको अपनी बुक में तो आपको बहुत ज्यादा आनंद आता है। पान वाला था एक मोटे पेट वाला व्यक्ति, एक मोटे पेट वाला व्यक्ति था, बिल्कुल जो थुलथुला, उसके मुंह में पान भरा हुआ था और थुलथुले तरीके से वो अपने मुंह में पान भरा हुआ था, और जब वो हंस रहा था तो पेट उसका इस तरह से हिल रहा था। तो उसने पहले वो हंसा और फिर हंसकर वो बोला कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। ये काम कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला करता है, यानी कि वो हर बार इस चश्मे को चेंज कर देता है, बदल देता है। हवालदार साहब को समझते देर नहीं लगी। हवालदार साहब को इस बात को समझते देर नहीं लगी कि उसको नेताजी की ये बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगी होगी। यानी कि नेताजी के आंख पर चश्मा नहीं था, जैसे कि हमने आपको बताया कि हर तस्वीर में उनकी जो भी तस्वीर होती है, जो भी उनकी फोटो होती है, उस पर चश्मा जरूर लगा हुआ होता है। तो शायद जो चश्मे वाला है कैप्टन, उसको नेताजी की ये बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगी और इसीलिए उसने वहां पर उनकी आंख में जो रियल वाला चश्मा है वो लगा दिया होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि उसके अंदर देश प्रेम की कितनी भावना है, कितना सम्मान है उसके अंदर अपने देश के महापुरुषों से के लिए। तो इसीलिए उसने अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। यानी कि जो भी उसके पास अवेलेबल है, जो भी उसके पास है, वो उसमें से एक को जरूर उस पर फिट कर देता होगा। ये उन्होंने अपने दिमाग में सोचा। और जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसे मूर्ति पर लगी है, देखिए क्या होता कि बहुत ज्यादा चश्मे उसके पास नहीं थे, उसके पास केवल स्टॉक जो उसका था वो बहुत लिमिटेड था, बहुत ही सीमित था, बहुत कम चश्मे थे। तो जब भी रोज आता एक चश्मा वो नेताजी को सबसे पहले लगा देता था। तो जब भी दिन में उसके पास कोई ग्राहक आते या दूसरे दिन आते या तीसरे दिन आते, कोई भी ग्राहक जब उसके पास आते तो वो क्या करता होगा कि वो ग्राहक जब देखेंगे, नहीं मुझे ये वाले फ्रेम का, जिस तरह का चश्मा नेताजी ने पहना है, मुझे यही फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वो क्या करता होगा कि वो नेताजी की आंख से निकालकर वो चश्मा उन्हें दे देता होगा और नेताजी की आंख पर दूसरा चश्मा लगा देता होगा। तो ये उन्होंने सोचा। इस तरह वो उसे मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नए फ्रेम का चश्मा लगा देता, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया था। जिसने मूर्ति बनाई थी वो चश्मा बनाना भूल गया था। तो ये कैप्टन इस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी की, जो नेताजी हैं, उनकी मूर्ति पर रोज रोज अपने तरीके से चश्मा लगा दिया करता था। हवलदार साहब ने, जब हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा, हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन जो है वो नेताजी का साथी है, क्या कैप्टन चश्मे वाला जो है वो नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही। यानी कि उन्होंने कहा, अब उन्होंने जानना चाहा कि ये जो चश्मे वाला है, क्योंकि उसके नाम के आगे कैप्टन लगा हुआ है, तो ये कैप्टन क्या नेताजी का कोई साथी है या आजाद हिंद फौज जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी उसका कोई भूतपूर्व सिपाही, यानी कि जो रिटायर्ड हो चुका सिपाही हो। तो पान वाला बोला कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा साहब, वह तो पागल है, इसीलिए ऐसा करता है। तो उसने क्या कहा कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा साहब, वह तो पागल है, इसीलिए ऐसा करता है। हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनाते देखना अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब ने देखा कि एक देशभक्त का मजाक बनाया जा रहा है। देशभक्त कौन? जो कि चश्मे वाला है,
वो एक तरह से अपनी देशभक्ति ही तो यहाँ पर आप दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है कि कैसे उसको नेताजी की वो बिना चश्मे वाली मूर्ति पसंद नहीं आई और वो इस मूर्ति पर चश्मा लगा रहा है। तो उसने क्या देखा, अब उन्होंने देखा कि कैप्टन, जब उन्होंने देखा इसी तरह जब वो बात कर रहे थे तभी वो जो कैप्टन था वो अपने हाथ में इस तरह की एक वीआईपी, आप देख सकते हैं चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है, एक वीआईपी इस तरह की हाथ में पकड़कर आ रहा था और लंगड़ाता हुआ आ रहा था। देखा उन्होंने कि एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी जिसके सर पर गांधी टोपी जिसने पहनी हुई है, देखिए आप देख सकते हैं कि उसने गांधी टोपी पहनी हुई है, जिस तरह की टोपी गांधी जी पहनते थे या जिस तरह की टोपी पंडित जी पहना करते हैं, तो गांधी टोपी और साथ ही अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा है। उसने उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची जिसको हम अटैची भी बोलते हैं, वीआईपी बोलते हैं, छोटी सी, वो देख सकते हैं आप, वो था जिसमें दूसरे हाथ में बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। देख सकते हैं आप इस तरह से, ये आप देख सकते हैं बांस जो बनाया गया है और उस पर किस तरह से उसने ऐसे चश्मे लगा रखे हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह के चश्मे उसने लगा रखे हैं और वो इस तरह से चश्मे बेच रहा है। कुछ चश्मे उसके यहाँ पर है जिसपे वो शो करता है, जिससे वो लोगों को दिखाता है, और कुछ चश्मे उसने अपनी इस जो संदूकची है उसमें रखे हुए हैं। तो वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहता था। अब उन्होंने कहा कि इसका नाम कैप्टन क्यों है, इसका नाम क्या, क्योंकि कैप्टन फौज में नहीं था, इसका मतलब वो कैप्टन तो नहीं है, ठीक है। तो अब वो इनका बिल्कुल रियल नेम जानना चाहता था, परंतु पान वाले ने इससे ज्यादा बताने के लिए मना कर दिया, क्योंकि पान वाला बिल्कुल अपने काम में बिजी था, अपने काम में व्यस्त था और उसने उनका नाम बताने से मना कर दिया। तो जो हमारा ये चैप्टर है आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार हमारा ये चैप्टर है और इसका जो शेष भाग है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आज का हमारा समय जो है वो यहीं पे समाप्त हो गया है। जितना भी आज आपने कुछ पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में, इस पाठ के बारे में, इसको घर पर एक बार अपनी पाठ्य पुस्तिका से जरूर रिवाइज करें। नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसका शेष भाग पढ़ेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।